हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच जिसमें मैं आपको जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस एकदम बेसिक से करवा रही हूं रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और एसएससी के किसी एग्जाम के लिए जनरल साइंस करना चाहते हैं तो भी आप रूट बैच की मदद से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर इस बैच की मैं बात करूं तो मैं अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा चुकी हूं। मैं आपको बायोलॉजी में सेल करवा चुकी हूं, केमिस्ट्री में एटम्स करवा चुकी हूं, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर भी करवा चुकी हूँ। आज की क्लास में इससे जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है उसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यू कंप्लीट करवा दिया है। रेलवे के पीवाईक्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंग जितना मैंने उसमें देखा वहाँ पे प्लांट टिश्यू से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, पर एनिमल टिश्यू भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूँगी कि आप प्लांट टिश्यूज़ को भी अच्छे से कंप्लीट करें और एनिमल टिश्यूज़ भी करें। और अगर प्लांट टिश्यूज़ नहीं देखा तो भी आप अभी के लिए एनिमल टिश्यूज़ पढ़ सकते हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हो रही है थॉट ऑफ द डे से। आज मैं एक बहुत प्यारा और छोटा सा थॉट लेके आई हूँ जिसमें क्या बताया जा रहा है, सिंपली स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। इट मीन्स आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली सोचना है कि वो सभी फॉर्मेटिव थॉट्स अपने पास लाने हैं, अपने दिमाग में लाने हैं जिनसे आप अपने गोल को अचीव कर सको। हार्ड वर्क करते रहना है और उसको जो चीज़ अभी आपको लग रही है कि कैसे होगी उसको पूरा करना है, उसे करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो जैसा कि टॉपिक का नाम है, हम सिंपली एनिमल टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू में जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कितने तरह के हैं, ठीक है, कौन सा कहाँ पाया जाता है। फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये चारों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी मुझे बताएं कि टिश्यू क्या था। देखो, अगर मैं आपको बताऊं टिश्यू, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं टिश्यू क्या है तो देखो, सेल के ग्रुप्स को ही क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। पर जब भी हम टिश्यूज की बात करेंगे हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि वो जो सेल्स ने ग्रुप करके एक टिश्यू बनाया है उनका ओरिजिन सिमिलर हो। ओरिजिन मतलब जिस सेल से बनके वो आए हैं वो सेम हो, और ये जितना भी ग्रुप है सेल्स का, ठीक है, ये जितना भी ग्रुप है ये क्या कर रहा हो, सेम फंक्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तभी क्या बनेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स की ग्रुपिंग से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एनिमल टिश्यू की, तो यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे डिवाइड किया, या ये जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज हैं वो किस बेसिस पे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म, जो भी ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म। एनिमल टिश्यूज को मेनली 4 बेसिक कैटेगरीज में या टाइप्स में बांटा गया। कौन कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे आप टिश्यू लिख देना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे अगर हम चले तो शुरुआत कहाँ से होगी, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया एनिमल टिश्यूज को किन ब्रॉड कैटेगरीज में या किन ब्रॉड टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, देखो क्लासेस चलती रहेंगी, जैसा कि मैंने बोला मैं आपका जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि इतना अच्छी तरह से समझाऊं कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। पर अगर फिर भी कुछ चीज़ों की कमी है या आपको कुछ और चीज़ें मेरे से रिक्वायर्ड है कि मैम किसी और तरह से नोट्स दे दो या कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दो या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपकी नीड्स
प्लांट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू पे, ठीक है। देखो एपिथेलियल टिश्यू, याद करो जब लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, प्लांट टिश्यू पढ़ाया था, तब मैंने आपको क्या बताया था, तब मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस के बारे में। प्लांट की पूरी बॉडी पे, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, पूरी बॉडी पे एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, एपिडर्मिस। प्लांट्स के केस में हम उसे क्या बोल रहे थे, एपिडर्मिस, है ना। वैसे ही एनिमल्स के पास भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है या एक कवरिंग है पूरी बॉडी पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लेयर। और जिन टिश्यूज से वो मिलके बनी है उसे क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब देखो जब भी मैंने बोला प्रोटेक्टिव कवरिंग तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आई, क्या आई, स्किन। अब ऐसा नहीं है कि एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ आपके स्किन में होते हैं, हाँ स्किन में तो होते ही हैं, पर उसके अलावा आपके जितने भी ऑर्गन्स है ना, जैसे आपका कोई स्टमक है, आपके अंदर बाकी आपका ईसोफेगस है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स है ना, तो उन सब की लाइनिंग पे, उन सब की कवरिंग करता है, बाहर से भी और इंटरनली भी, ठीक है। कौन से टिश्यूज कवरिंग करते हैं, वही आपके एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। इतनी बात समझ आई, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट है, आपके एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। देखो एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होगा, जैसे मान लो ये आपका एक ऑर्गन है, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, स्टमक बनाया। ये आपका कोई दूसरा ऑर्गन है, मान लो ये मैंने क्या बनाया, लिवर बनाया, ठीक है। अब इस पे स्टमक के ऊपर भी एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ अंदर की तरफ भी है, ठीक है, पूरे में। और वैसे ही आपके लिवर के ऊपर भी है। तो एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग ने या इस लाइनिंग ने क्या काम किया, सेपरेशन प्रोवाइड किया, है ना। स्टमक को बाकी बॉडी के ऑर्गन से अलग कर दिया, वैसे लिवर को बाकी बॉडी के ऑर्गन से अलग कर दिया, है ना। अब देखो, और एक चीज तो आपको पता ही है, क्या काम होता है, एक मेजर फंक्शन क्या होता है आपके स्किन का, स्किन भी तो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है ना। तो स्किन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो अल्टीमेटली एपिथेलियल का काम भी क्या होगा, प्रोटेक्शन का, है ना। इतनी बात आपको समझ आई। तो अगर प्रोटेक्शन का काम है तो इसके सेल्स किस तरह, टिश्यू तो सेल से मिलके बना होगा, तो इसके सेल्स किस तरह अरेंज है वो भी उसके फंक्शन पे ही निर्भर करता है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं इसके सेल्स की, एपिथेलियल के सेल्स की, तो वो कैसे प्रेजेंट होंगे, एक तो पतले पतले से होंगे, चपटे होंगे, ठीक है, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा या ना के बराबर होगा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, क्या है इंटरसेलुलर स्पेस, क्या आपको दिख रहा है इस लेयर में कहीं भी, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, दो इंटरसेलुलर स्पेस क्या था, सेल्स के बीच में होने वाला। जैसे मान लो ये एक सेल था और मैं दूसरा सेल ऐसे बनाती, तो इसके बीच में आपको खाली स्पेस नजर आ रहा है, ये खाली स्पेस, ये वाला जो खाली स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। पर जब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, वो कैसे के जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, पतले से हैं और बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्या क्या बताया गया है। द कवरिंग, ठीक है, क्या क्या बताया गया है, द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी की कवरिंग, आपके पूरी बॉडी की कवरिंग सब क्या है, आपका एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना है। और उसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम है। इन द एनिमल बॉडी, ये क्या लिखा हुआ है, इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन, ये ज्यादातर सभी ऑर्गन्स को कवर करता है। कैविटीज ऑफ बॉडी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गन को सिर्फ बाहर से कवर करेगा। मान लो ये आपका स्टमक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर वाले रीजन पे कवर करेगा, इसके अंदर खाली स्पेस है ना, तो ये कैविटी अंदर वाली साइड से भी कवर कर रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई सभी को, है ना। इसके आगे चले, क्या लिखा हुआ है, इट
इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है, हर एक ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट है, तो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से या एक सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम को दूसरे से अलग करने का काम कौन करता है? आपका एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। और ये एक लेयर की तरह प्रेजेंट है। देखो मैंने एक लेयर जैसी बनाई ना, जितने भी ये जो सेल्स थे जिन्होंने मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाया, वो सारे टिश्यूज ऐसे अरेंज होंगे कि एक लेयर, एक पतली सी लेयर दिखेगी आपको। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, शेप कैसी है सेल की, एंड देयर अरेंजमेंट, और वो कैसे अरेंज हो रखे हैं। एपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर डिवाइडेड है तीन कैटेगरीज में, ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में। एक है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरा है कॉलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, अब समझते हैं कि कौन सा क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है, बहुत ही ध्यान से, ये डायग्राम्स बाद में देखना, पहले जो चीज मैं समझा रही हूं उस पे सभी ध्यान देंगे। देखो अगर हम बात करें स्क्वैमस एपिथेलियम, तो क्या लिखा हुआ है? इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस, देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। देखो स्क्वैमस एपिथेलियम सबसे पहला टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है ना, सबसे पहला है, तो यहाँ के जो सेल्स होंगे वो सिंपल होंगे। अगर आप ध्यान दो, ठीक है, अभी ये मत देखो सिंपल वाला कौन सा है, स्ट्राइटेड कौन सा है, डिफरेंस मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है? नहीं। सेल्स कैसे है? एक सेल ये, दूसरा सेल ये, है ना, तीसरा सेल ये, सेल्स इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपकी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स की कवरिंग बना रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ आई। अब सिंपल में क्या है, अगर आप ध्यान दो, सिंपल में क्या दिया हुआ है? सिर्फ सेल की एक लेयर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये सिर्फ सेल की एक लेयर है पूरी। ठीक है, ये सेल की एक लेयर है, मान लो यहाँ पे ये एक लेयर हो गई आपकी पूरी, और ये बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। और किसके ऊपर प्रेजेंट है ये? यहाँ पे आपको ग्रे कलर से एक लेयर दिख रही होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। क्यों नहीं है यहाँ पे स्पेस? आपने बोला कि इसके जो सेल्स है उसके बीच में स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि वही इनका क्या काम है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? देखो सिंपल एक पतली सी लेयर है, जो आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये क्या बना रहे हैं? एक पतली सी लेयर बना रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पता हो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिखते हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पता है हमारा लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई, है ना। जैसे ये आपका क्या है, हमने क्या बनाया? एक लंग बनाया, लंग में क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा होता है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। हमने जो गैस अंदर ली और ब्लड जो गैस लेके आया, ठीक है, अब ब्लड वाली जो गैस है वो किस में जाएगी? आपके एल्वियोलाई में जाएगी, ताकि बाहर निकल सके जब हम सांस छोड़े। और जो एल्वियोलाई में एयर है, जो हमारे सांस लेने पे एल्वियोलाई में गई, वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? ब्लड में मिक्स हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ना कुछ इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मान लो आपके क्या है, कैपिलरी है। ठीक है, कैपिलरी क्या है? कैपिलरी एक ब्लड वेसल ही है, पर सबसे पतली वाली होती है। ठीक है, सबसे पतली ब्लड वेसल क्या कहलाती है? कैपिलरी। जहां पे बाकी सब वेसल्स नहीं जा पाती, वहां पे क्या चली जाती है? कैपिलरी, क्योंकि वो बहुत ही पतली है। ठीक है, और ये क्या है? आपकी एल्वियोलाई बनाई। अब यहाँ पे क्या होना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। अगर मान लो बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो गैसेस के एक्सचेंज को होने में मुश्किल आएगी। तो यहाँ दोनों ही तरफ एल्वियोलाई में भी क्या प्रेजेंट है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ एल्वियोलाई में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। और आपके ये जो आपकी
ब्लड वेसल है या कैपिलरी है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम इजीली हो पाए, ठीक है। इतनी बात समझ आई आप सभी को, ठीक है। वही अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड में क्या है, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे डिफरेंस है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, तो ध्यान देना, जब मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम दिखाया था तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या था, सिर्फ एक लेयर से मिलके बना हुआ था, पर वहीं अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड तो ये जो सेल्स हैं उन्होंने ये जो टिश्यू है वो कई लेयर में प्रेजेंट है, जैसे ये एक लेयर हो गई, ठीक है, फिर यहाँ से ये दूसरी लेयर हो गई, फिर यहाँ से ये तीसरी लेयर हो गई, ठीक है, इस तरह से कई सारी लेयर्स में प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है प्रोटेक्शन का, है ना। देखो जैसे हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, स्किन हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट किए हुए है, अब अगर वो सिर्फ एक लेयर की होगी, एक पतला सा कागज होगा तो इजीली फट जाएगी, है ना, इजीली कोई भी शार्प चीज से कट गई, है ना। पर अगर उन सब चीजों से प्रिवेंट करना है तो क्या हो कि एक मोटी सी लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। आप ही बताओ, एक पेपर को फाड़ना ज्यादा मुश्किल है या फिर एक गत्ते को, जो मोटा वाला गत्ता होता है उसको, है ना। तो ऐसे मान लो कि कई सारे पेपर्स को क्या है कलेक्ट करके चिपका के हमने क्या बनाया, एक गत्ता बना दिया, है ना। तो वही क्या है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, तो क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे कई सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसकी, वही स्क्वैमस एपिथेलियम की कई सारी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, लेयर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया हुआ है, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। इसे ये नाम देने के पीछे रीजन यही है कि कई सारी लेयर्स ऑफ सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपकी जो स्किन है, कहाँ है स्किन, पूरी बॉडी पे जो स्किन प्रेजेंट है उसमें कौन से तरह का एपिथेलियम प्रेजेंट है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट है, लेयर्स में प्रेजेंट है, लेयर्स में प्रेजेंट है, ताकि किस चीज से रोका जा सके, वियरिंग और टीयरिंग, ठीक है, मतलब वही कटने फटने से बचाया जा सके अपनी स्किन को, ठीक है। देखो अच्छा, देखो इन द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में और लंग की एल्वियोलाई में वेयर ट्रांसपोर्टेशन, देखो अभी हमने देखा ना, यहाँ पे देखो अभी हमने देखा ये क्या था आपका एल्वियोलाई था और ये क्या था आपका ब्लड वेसल था। यहाँ पे जो पतली सी लेयर प्रेजेंट है उसको हमने क्या नाम दिया, सिलेक्टिवली परमिएबल हो, उसके सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम हो, ठीक है। ये कैसी थी, सिंपल फ्लैट ही तो थी, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमा मींस स्केल ऑफ स्किन, ठीक है, स्क्वैमा का क्या मतलब होता है, स्किन के स्केल्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अच्छा देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे सिंपल स्क्वैमस कहाँ पे मिलेगा आपको, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में मिलेगा, ठीक है। और कहाँ मिल रहा है, लंग के एल्वियोलाई में मिल रहा है, ठीक है। दो चीजें पता चली, जहां पे भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मान लो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचानी है और आपने एक बड़ी सी मोटी सी दीवार बना दी, ठीक है, आर पार करने में, तो फिर क्या होगा, परेशानी आएगी, है ना, टाइम लगेगा, मेहनत एनर्जी सब कुछ ज्यादा लगेगा एक चीज को दूसरी तरफ पहुंचाने में। वहीं अगर एक पतली सी लेयर है तो इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड की, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ईसोफेगस क्या होता है आपका, ईसोफेगस क्या था आपका, फूड पाइप, है ना, तो वहां पे प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, हम लिख लेते हैं ईसोफेगस के में जो लाइनिंग बना रही है वो कौन सी स्क्वैमस है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। ईसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। और एनस आपको पता है हमारा, जहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है, एनस पे होता है ना, मतलब आपके लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जो था, ठीक है, जो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा क्या है, एनस
सेल्स है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो एनस पे भी कौन सी लेयर प्रेजेंट है, कौन से टिश्यूज की लेयर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। काम क्या है, इट इज रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से बचाता है उस पर्टिकुलर पार्ट को। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आगे चले, अब देखो, अब है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इस पे आने से पहले आपको इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। नाम से तो पता ही चला ना, क्यूबॉइडल, इट मींस क्यूब लाइक सेल्स होंगे। कैसे सेल्स होंगे, क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, कैसे सेल्स होंगे, क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से, ये क्या है, ये पूरा आपका एक क्यूब हो गया। ठीक है, फिर ये दूसरा क्यूब हो गया। इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स ही तो है, तो स्पेस तो आपको इसके बीच में भी नहीं नजर आ रहा ना, पर कैसे है, क्यूबॉइडल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आपको कहाँ नजर आएंगे, जहां भी क्या होगा, जैसे जो आपके ग्लैंड्स है ना, जो भी टिश्यूज जो ग्लैंड फॉर्मेशन करते हैं। ग्लैंड क्या होती है, जिसकी कुछ सिक्रीशन होते हैं, जिसमें से कुछ निकल रहा होता है सब्सटेंस, है ना। तो ग्लैंड फॉर्मेशन का काम, ठीक है, ग्लैंड फॉर्मेशन का काम कौन करेगा, आपका यही क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे ये एक पूरी लेयर है किसकी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ये क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा इनवर्ड्स अरेंज कर लेंगे, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए इन्हें ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी कहा जाता है इस टाइम जब इन्होंने ऐसा फॉर्मेशन कर लिया। और जो भी सिक्रीशंस है इनकी वो यहाँ पे निकाल देते हैं, जो भी सिक्रीशंस है ना। और इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, तभी आपके क्यूबॉइडल टिश्यूज ने या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज ने अपने आप को इस तरह से इनफोल्ड किया या इस तरह से मॉडिफाई किया। ठीक है, अब देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने बताया, बाकी और क्या क्या है चलो देखते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल्स, कैसे सेल्स है, क्यूब शेप्ड सेल्स है, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि कहाँ प्रेजेंट है, किडनी में जो टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, यानी कि आपको पता है ना, जैसे हमारी किडनी है उसमें क्या है, जब आपने क्लास 10th में किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने कुछ ऐसे ट्यूब्स वगैरह उसके बाहर से, ये बीन शेप्ड किडनी हो गई, उसके अंदर कुछ ट्यूब्स वगैरह इस तरह से नेफ्रॉन वगैरह की ट्यूब्स देखी होंगी, है ना। तो उन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में सलाइवरी ग्लैंड होता है आपके यहाँ पे, है ना, इधर की तरफ। तो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसकी डक्ट में प्रेजेंट है, उसकी जो डक्ट है जहां से सलाइवा निकल रहा है ना, जैसे ये आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, इसके यहाँ पे ऐसे डक्ट प्रेजेंट होगी। इस डक्ट में क्या प्रेजेंट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसका काम भी क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन। ये देखो, ये वाला पॉइंट था वो जो मैंने बताया था कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल के सेल्स है वो क्या करेंगे, एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन करेंगे अपने अंदर एज ग्लैंड सेल्स। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आपके लिए अभी स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ये जिन सेल्स की फोल्डिंग से बना होगा उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स बने इन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड सेल्स। क्या बोलेंगे, ग्लैंड सेल्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। The epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells which are secrete substances at the epithelial surface। जो epithelial के surface पे कुछ substances क्या करेंगे, secrete करेंगे। glands का काम भी क्या होता है, वो कुछ secretions release करते हैं, कुछ hormones जो हमारी body में different functions perform करते हैं। वैसा ही काम कौन कर रहा होगा, या आपके gland cells या glandular tissue कर रहा होगा। ठीक है, sometimes a portion of epithelial tissue fold inward, वही जो चीज मैंने बताई, ऐसे fold हो जाएगा अंदर की तरफ
एंड ए मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और एक बहुत सारे सेल से मिला ग्लैंड बन जाएगा। जो ये ग्लैंड बना इसमें कई सारे सेल्स है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। और उसी को क्या बोलेंगे, इस टाइम पे जब ये ऐसे ग्लैंड बन चुका है इनफोल्डिंग्स की वजह से, तो अब इसे क्या नाम दे दिया इन्होंने, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। ठीक है, अब क्या नाम दे दिया इन्हीं क्यूबॉइडल सेल्स को, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। ठीक है, क्या नाम दे दिया, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम नाम दे दिया। अच्छा, इतनी बात सभी को समझ आई? ठीक है, देख लिया सबने। देखो अब एक बार क्यूबॉइडल एपिथीलियम को यहां से देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। देखो क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहाँ प्रेजेंट है, अभी हमने देखा लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, जो भी किडनी के अंदर ट्यूब्स वगैरह हैं, है ना। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना हमें पढ़ना भी नहीं है। उसके जो जिन सेल से मिलके बना है उन ग्रुप्स ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलेंगे, आपका क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, जहां पे भी देखो क्या क्या काम होते हैं, किडनी का और सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करने का, है ना। तो जहां पे भी या तो कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है या सिक्रीट हो रहा है, वहां पे आपके क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, लास्ट वन इज कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। सिंपल सी बात है, अगर आप स्ट्रक्चर पे आओ, कुछ ऐसे लंबे लंबे कॉलम जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉल्यूमिनार एपिथीलियम के सेल्स कैसे होंगे, ऐसे लंबे लंबे कॉलम जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन अकर। ठीक है, दो चीजें याद रखना, जहां भी कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है या जहां से कुछ सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना, स्पेशली किसके लिए, कॉल्यूमिनार एपिथीलियम के लिए। किसके लिए, कॉल्यूमिनार एपिथीलियम के लिए। एज द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अब अगर आपको याद हो, जब आप डाइजेशन पढ़ते हो, ह्यूमन डाइजेशन, तो आपने पढ़ा है जो आपका इंटेस्टाइन होता है वहां पे ही क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जैसे ये आपका मान लो इंटेस्टाइन है। ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं, है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। जहां से वो जो भी न्यूट्रिएंट डाइजेशन हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वो जो विलाय है वो किन टिश्यूज से मिलके बनी हुई है या किन टिश्यूज के सेल्स पे बनी हुई है, वो कौन से सेल्स है, आपके कॉल्यूमिनर एपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी। एक तो आपने देखा कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और आपको याद होगा जैसे आपका क्या होता है, फीमेल्स में क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या हो गया, ओवरी हो गया। ठीक है, ओवरी हो गया। ये क्या था, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या था, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या था, फैलोपियन ट्यूब। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, छोटे छोटे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बाल से धागे धागे से प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, जो किस चीज में मदद करते हैं। जैसे ओवम यहाँ से निकला, ठीक है, किसने कैच किया, यहाँ इनफंडिबुलम ने कैच किया, फिर वो आगे मेटिंग के लिए किसकी मदद से जा पा रहा है, आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पूरे में क्या प्रेजेंट है, इस तरह से ये छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट है, जो ओवम को ट्रांसपोर्ट करने में या ओवम को उसके जहां भी उसे जाना है वहां तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यानी कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ कॉल्यूमिनार एपिथीलियम का, कि देखो जहां जो भी चीजें खुद नहीं चल पा रही, ठीक है, जो मोटाइल नहीं है, उन्हें एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है जो चल नहीं पा रहा, तो व्हील चेयर की मदद से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। तो वो व्हील चेयर क्या है आपका इस टाइम किससे मिलके बनी है, आपके कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। और वो व्हील चेयर खुद क्या है, सीलिया, है ना। अच्छा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉल्यूमिनार सेल्स, कॉल्यूमिनार मीनिंग पिलर लाइक। ठीक है, पिलर जैसे लंबे लंबे है ना, कॉल्यूमिनार मीन्स पिलर लाइक। ठीक है, इतनी बात समझ आई। एपिथीलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, मूवमेंट में मदद करवाता है। ठीक है, किस चीज में, मूवमेंट में मदद करवाता है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है मतलब लंग्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। तो उस म्यूकस को
बाहर लाने के लिए भी क्या प्रेजेंट है, आपके सीलिया प्रेजेंट है वहां पे। और वो सीलिया जैसे ये वाला जो आपने स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे आपको बाल बाल से दिख रहे हैं ऐसे, है ना, पिंक कलर से बने हुए हैं। तो ये जो धागे धागे से वो किस पे है, ये जो आपका बड़ा सा सेल है कॉलमनार सेल, उसके ऊपर ही आ रखे हैं, है ना, आपको दिख रहा है। तो किसकी मॉडिफिकेशन है, किसकी वजह से बना, कॉलमनार टिश्यू के सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना, इसमें यही दिया हुआ है जो भी कुछ मैंने अभी तक आपको बताया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं बताती हुई चल रही हूँ। आगे चलते हैं, इसके आगे देखें, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव, कनेक्ट करने का काम करेंगे, है ना, यानी एक बॉडी के पार्ट को दूसरे से, एक बॉडी के सिस्टम को दूसरे से। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज आप देखोगे, जैसे आप देखोगे ब्लड, जैसे आप देखोगे बोन, और कुछ कंफ्यूजिंग चीजें जैसे कि आपने सुना होगा टेंडन्स, लिगामेंट्स, है ना। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक के अंदर। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, चाहे कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं, इधर लिख लेते हैं, लूजली। इट मींस उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, यानी कोई भी है, एक सेल इधर हो गया, दूसरा सेल इधर हो गया, तीसरा सेल इधर हो गया, और ये किस में सस्पेंडेड होंगे सेल, ये सेल किस चीज के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स जब आपके दिमाग में शब्द आया तो आपके दिमाग में क्या आया कि कोई फ्लूइड सब्सटेंस होगा। हाँ, फ्लूइड भी होता है, ऐसे लिक्विड जैसा भी होता है, और एक कनेक्टिव टिश्यू में वो बहुत टफ चीज भी हो सकती है। तो अब जब हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो हम एक एक चीज को क्लियरली पढ़ेंगे, क्लियरली समझेंगे। ठीक है, देखो कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये वेरियस बॉडी के ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कनेक्ट 2 और मोर बोन्स, 2 या 2 से ज्यादा बोन्स को एक दूसरे से जोड़ेगा, या मसल को बोन से जोड़ेगा। ठीक है, हर एक का नाम अलग है, बोन को बोन से जोड़ने वाले का, मसल को बोन से जोड़ने वाले का नाम अलग है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड। क्या मैंने भी यही बोला, क्या मैंने भी यही बोला अभी, है ना, लूजली मतलब दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, है ना, और वो भी बहुत सारा। लिविंग होंगे, हाँ लिविंग तो होंगे ही। ठीक है, लिविंग बॉडी बना रहे हैं, लिविंग तो है ही। एम्बेडेड है इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब जैसे ये मैंने आपके सेल्स बनाए, है ना, ये मैंने आपके सेल्स बनाए, तो यहाँ पे कुछ जिस मैट्रिक्स के अंदर ये एम्बेडेड है वो कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, मतलब सेल्स के बीच बीच में पूरा मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए उसे क्या बोला गया, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब वो कैसा भी हो सकता है, इधर में भी जेली लाइक, जेली जैसा भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस गाढ़ा भी हो सकता है, रिजिड कठोर भी हो सकता है नेचर में। क्या, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन से बनाया ये मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, जिसमें क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई सभी को। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो मैं लिख देती हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे। हम ब्लड देखेंगे, ब्लड एक स्पेशल तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। और हम क्या देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे बोन देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, टेंडन, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, और क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे बताओ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और द लास्ट वन इज क्या देखेंगे हम, फैट या हाँ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और एक चीज रह गई यहाँ पे, टेंडन लिगामेंट के साथ ही हम क्या देखेंगे, आपका एक और चीज देखेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब फ्लोएबल है, बह रहा है पूरी बॉडी में इधर से उधर। ब्लड का काम क्या क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड का काम क्या क्या होता है,
जैसे अभी मैंने आपको बताया पीछे है ना कि जब मैं आपको स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा रही थी, सिंपल स्क्वैमस, कि ब्लड लेके आ रहा है बॉडी से किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वही लंग्स से या एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेके जाएगा बाकी बॉडी तक या दिल तक, है ना। तो पूरी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज का काम या गैसियस ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या है, आपका ब्लड का है। वैसे ही कुछ वेस्ट मटेरियल जो भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और भी वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां भी जरूरत है वहां तक भेजेगा कौन, ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड के अलग अलग काम है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज द fluid connective tissue that link different part of the body. It helps to maintain continuity of the body. पूरी बॉडी की कंटिन्यूटी को, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ के रखा हुआ है, कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है, ठीक है। इट कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड का एक फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। अब ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखनी है। प्लाज्मा मिलेगा ब्लड में, ठीक है, प्लाज्मा मिलेगा, रुको एक मिनट, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है जिसके अंदर बाकी सारे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मिलेगा, ठीक है, प्लाज्मा मिलेगा, एक सेकेंड दो, हाँ। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, आपको प्लाज्मा मिलेगा, ब्लड सेल्स मिलेंगे जैसे कि आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, और प्लेटलेट्स मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या मिला आपको, ध्यान से देखो, ध्यान दो यहाँ पे, आपको क्या क्या मिला ब्लड के अंदर, आरबीसीज, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स। ये तो क्या हो गए, सेल्स हो गए, ठीक है। पर जैसा कि मैंने बताया ये किसी मैट्रिक्स के अंदर, किसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा जिसके अंदर ये सभी सेल्स सस्पेंडेड है, वो क्या है आपका प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि देखो प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ही होता है जिसके अंदर सभी जो भी सेल्स हैं आपके, मैंने अभी नाम लिखा, वो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा में भी खुद की कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन प्रोटीन्स का भी कुछ काम होते हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं देखना। कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्ट्स, और क्या प्रेजेंट है, हार्मोन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हार्मोन्स भी प्रेजेंट है कुछ, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो इन सब चीजों से मिलके क्या बना हुआ है, आपका ब्लड बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चले, आरबीसी, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है, आपका रेड ब्लड सेल मदद करता है, और विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, और यही एक आरबीसी के ऊपर कितने ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं, 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। वो किसकी वजह से, जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ही जोड़ने की एबिलिटी है, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन, मतलब कितने दिन तक एक रेड ब्लड सेल जिंदा रह सकता है, तो एवरेज वो 120 दिन तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। आगे चले, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब वो जो भी इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो आपके इम्यून सिस्टम को बना रहा है व्हाइट ब्लड सेल, और जो भी आपके बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म आता है उससे फाइट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कौन, आपका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ऐसे कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप के होते हैं जिसे हम अमीबॉइड शेप भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स,
WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। फाइट विद डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करता है, क्या बना के, एक स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाता है जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज एक स्पेशल तरह का प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है जो किस चीज में मदद करेगा, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म अंदर आया है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। किसकी मदद से? WBC की मदद से। और फिर वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? उस डिसीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को मार देता है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के क्या दिए हुए हैं, WBCs दिए हुए हैं, जो कि आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छा फिर है आपके प्लेटलेट्स तो बहुत कॉमन है, आपने सुना ही होगा प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, काम क्या है इनका? इनको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट होने में मदद करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? ब्लड को क्लॉट मतलब जमने में मदद करते हैं। यानी कि मान लो आपके कहीं चोट लग जाए, है ना, चोट लग जाए तो वहां पे जो सबसे पहले सेल्स आएंगे जो एकदम ऐसे थक्का सा जम जाता है ना, ऐसे थोड़ा सा जम जाता है ब्लड, वो किस वजह से हो रहा है? वहां पे जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं वो प्लेटलेट्स आएंगे और वहां पे कुछ और प्रोटीन्स भी एक्ट करते हैं जो उस पूरे क्लॉट को बनने के लिए या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो यहाँ पे ब्लड का फंक्शन लिखा हुआ है, ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड के ट्रांसपोर्टेशन में भी ब्लड मदद करता है, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा और कुछ वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजेगा। कौन? आपका ब्लड। आगे चले, नेक्स्ट वन इज बोन। आपकी पूरी बॉडी में कितनी बोन्स है? कितनी बोन्स है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे। काम क्या है? आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि आपको एक फ्रेम बना दिया है ना, जैसे हम एक फोटो फ्रेम बनवाते हैं फिर उसमें हम कोई भी अपनी फोटो लगा सकते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पोस्चर है, उसे बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका बोन्स रिस्पॉन्सिबल है ना। तो देखो ये कैसी होती है? पहली बात तो ये बहुत ज्यादा मतलब मूव नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और जैसे अगर आप ऐसे करने की मतलब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इतना आपको पता है। कठोर है, रिजिड है ना। तो क्या क्या लिखा हुआ है? इट इज पोरस, हाईली वस्कुलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड और रिजिड। ठीक है, मिनरलाइज्ड है मतलब मिनरल से मिलके बनी है, हार्ड है, रिजिड है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। पोरस भी है मतलब उसमें छेद भी होता है, पोरस होती है बोन्स। ठीक है, इट्स मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बोन्स भी सेल से मिलके बनी है। ठीक है, बोन्स के भी सेल्स होते हैं, ये एक बोन सेल है, ये दूसरा बोन सेल है। ठीक है, मान लो ये पूरी आपकी एक बोन ऐसे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बोन सेल बनाई है, दूसरा, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब ये जो मैट्रिक्स है वो किस किस से मिलके बना है? द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड इज रिच इन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट से में रिच है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कैसा है? ये जो मैट्रिक्स है ये फ्लूइड नहीं है, ये रिजिड है, ये कठोर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। इट ऑल्सो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन। देखो जैसे आपने कई बार देखा होगा जो मसल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल्स होती हैं वो आपके बोन से जुड़ी हुई प्रेजेंट होती है ना। मसल्स को आपने देखा होगा, मसल्स आपके बोन से ही जुड़ी हुई प्रेजेंट होती है। तो बोन्स को ऐसे एनकरेज करने में, अपने साथ जोड़े रखने में कौन मदद कर रहा है? आपका मसल्स को बोन ही मदद कर रही है। और जैसे आपका रिब केज बना हुआ है ना। अब रिब केज है, रिब केज किससे या रिब्स किससे मिलके बनी है, या रिब्स क्या है? खुद बोन्स है ना। और वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं? आपके लंग्स को। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट बोन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को एक जगह प्रोवाइड कर रही है जहां पे वो अच्छे से प्रोटेक्शन के साथ रह पाए, कोई टूटने का, कोई चोट लगने का डर ना हो वहां पे। ठीक है, देखो क्या है? एंड
सपोर्ट्स द बॉडी, इसका मतलब यही था कि वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन, देखो यहाँ पे भी लिखा है। फिर बोन आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ, बोन किस में एम्बेडेड है, हार्ड मैट्रिक्स में, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स है, आप यहाँ से इसको रब करके ध्यान से देखो, मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस, अभी हमने ऊपर भी यही पढ़ा था, है ना, कंपाउंड्स, ठीक है। आगे चले, देखो यहाँ पे आपको बोन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो इसे ध्यान से, यहाँ पे कुछ आपको मैट्रिक्स दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे चले, लिगामेंट, अगर हम लिगामेंट की बात करें, देखते हैं लिगामेंट क्या है और क्या काम है इसका, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, दे कनेक्ट वन बोन टू अनदर, यानी ये मान लो आपकी एक बोन मैंने बनाई, ठीक है, यानी ये आपकी एक बोन बनाई, ये आपकी दूसरी बोन बनाई, ठीक है, ये ऐसे मैंने दो बोन बनाई है, अब जैसी भी बनी है देख लो, ठीक है। अब इस एक बोन को दूसरी से जो पिंक से जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं आपके, ये जो चीज है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोला जाएगा, लिगामेंट बोला जाएगा, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम। देखो, ए लिगामेंट इज वेरी इलास्टिक, कैसा होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक, है ना, एंड कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और इनमें काफी अच्छी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ भी होती है। इट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ये बात याद रखना, इनमें बहुत ना के बराबर या बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है। लिगामेंट स्ट्रेंथन जॉइंट्स एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट, मतलब जहां भी आपके जॉइंट्स वगैरह हैं, जॉइंट्स कहाँ होते हैं, जहां दो बोन एक दूसरे से जुड़ रही होती है ना, तो हर जहां पे भी आपके जॉइंट्स प्रेजेंट है बॉडी में, वहां पे आपको लिगामेंट देखने को मिलेंगे ही। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इजीली मूवमेंट के लिए। देखो, इजीली मूवमेंट हो पा रही है ना, जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं वहां आप इजीली, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये एक बोन, ये दूसरी बोन, तो मैं इजीली मूव कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। देयर ओवर स्ट्रेचिंग लीड्स टू स्प्रेन, मतलब अगर आप ओवर स्ट्रेच करोगे तो स्प्रेन हो जाता है, ठीक है। आगे चले हम, नेक्स्ट इज टेंडन। टेंडन कहाँ प्रेजेंट है, देखो, दे आर स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर विच जॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे लिखी हुई है यहाँ लास्ट में, देखो, विच जॉइंट्स स्केलेटल मसल टू बोन्स, ठीक है। स्केलेटल मसल टू बोन्स यानी जो मसल बोन से जुड़ी हुई होती है उसका क्या नाम होता है, स्केलेटल मसल, और उस मसल को बोन से जोड़ने का काम, यानी ये मान लो आपका क्या है, एक मैंने बोन बनाया, ठीक है, ये मैंने ऐसे एक बोन बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका एक मसल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक मसल है, ठीक है, इस तरह से मैंने मसल बनाई, यहाँ पे भी मैंने एक मसल बनाई, ठीक है, इस तरह से मैंने मसल बनाई। अब इस मसल को बोन से जोड़ने का काम, ठीक है, मसल को बोन से जोड़ने का काम, थोड़े डार्क कलर से बनाते हैं जो आपको नजर आए, मसल को बोन से जोड़ने का काम, ये जो ग्रीन ग्रीन में बना रही हूँ, जिससे मसल से बोन जुड़ती हुई दिख रही है या बोन से मसल जुड़ती हुई दिख रही है, उसी को क्या बोलेंगे हम, टेंडन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, टेंडन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये इनइलास्टिक होती है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, हम खुद ही देखो, बोन के ऊपर जो मसल प्रेजेंट है उसको बहुत इजीली हिला पा रहे हो, इतना इजीली जितना आप एक बोन और दूसरी बोन को या जॉइंट्स पे मूवमेंट हो पाती है, नहीं ना, तो ये कैसी है, इनइलास्टिक है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, किससे मिलके बनी है, वाइट फाइब्रस टिश्यूज से मिलके बनी है। उसका अपीयरेंस या उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, फाइब्रस है, वाइट है कलर में, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही मसल हिलते ही बोन हिलते ही या मसल हिलते ही बोन से मसल अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ आए। आगे चले, कार्टिलेज। कार्टिलेज तो बहुत इजी है, कार्टिलेज तो आप सबने देखा ही होगा। देखो, कार्टिलेज यानी वो सभी बोन्स जो बहुत ही ज्यादा इजीली बेंड हो सकती है बिना टूटे, जैसे हमने एक नॉर्मल बोन की जब बात की थी, ठीक है, वो कैसी थी, वो बेंड नहीं हो सकती, वो बहुत जैसे ही आप उसको, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। पर वहीं अगर हम बात करें कार्टिलेज की, तो इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आपकी ईयर बोन जो होती है, कान में जो बोन प्रेजेंट है, नाक में यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है, कुछ लॉन्ग बोन्स के एंड पॉइंट पे भी आपको कार्टिलेज
कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का होता है ना, देखो क्या है, इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैविंग वाइडली स्पेस्ड सेल्स, बहुत ज्यादा स्पेस होगा सेल्स के बीच में। इट हैज सॉलिड मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स भी सॉलिड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का क्या नाम है, कॉन्ड्रिन, ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सारे मैट्रिक्स के नाम याद रखो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट था। एनिमल्स के केस में टेंडन का क्या काम था, लिगामेंट का क्या काम था, कार्टिलेज आपने कहाँ देखा, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम आपने कहाँ देखा, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस कहाँ देखा, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कार्टिलेज प्रोवाइड स्मूथनेस टू बोन सरफेस एट द जॉइंट, ठीक है, बोन के सरफेस पे एट द जॉइंट्स पे एक स्मूथनेस, मतलब एक स्मूथ सा जो टेक्सचर, जैसे ये जो एक बोन है, अब ये एक सरफेस, ये जो इसका सरफेस होगा यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मूथनेस होगी। अब वो स्मूथनेस, और इधर भी एंड पॉइंट पे वो स्मूथनेस किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ एंड्स पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होता है आपका विंड पाइप, वहां पे प्रेजेंट होता है, उसके रिंग्स में प्रेजेंट है, लैरिंग्स में प्रेजेंट है। वी कैन फाइंड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म्स, यानी वी कैन फोल्ड, ठीक है, मतलब हम अपने कान को बहुत इजीली मोड़ सकते हैं, है ना, बहुत इजीली मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है वो कौन सी है, कार्टिलेज। वहीं अगर हम बात करें मैं अपने हाथ को, क्या मैं अपने हाथ को यहाँ से मोड़ सकती हूँ? नहीं मोड़ सकती, है ना। अगर मैं बहुत फोर्सफुली करूंगी तो एक टाइम बाद वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बोन्स प्रेजेंट है वो अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी है, और कान में जो बोन्स प्रेजेंट है वो अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ आई? आगे हम चले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जो भी आपके ऑर्गन्स के अंदर खाली स्पेस है वहां पे क्या है, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, देखो। It is supporting and packaging tissue found between the organ lying in body cavity, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? Found between the organ lying in body cavity, ठीक है। इतनी बात समझ आई? It is located between skin और muscle, स्किन और मसल के बीच में, है ना। ये आपकी स्किन हो गई और यहाँ पे आपके मसल हो गए, इसके बीच में प्रेजेंट है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये आपके ब्लड वेसल्स है, इसके अराउंड पाई जाती है। एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो में भी देखने को मिलता है क्या, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोन मैरो तो आपको पता ही है, आपकी बोन के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है आपकी लेग बोन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। इट इज लूज एंड सेल्यूलर टिश्यूज, ठीक है। द फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ये सब मैंने बताया अभी। हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये बात याद रखना, ये टिश्यू के रिपेयर में भी मदद करता है। टिश्यूज जो जिनमें चोट लग गई है, जिनमें कुछ खराबी आ गई है, उन्हें ठीक करने में भी मदद करता है। कौन? आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे हम चले, नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू सिंपली इसके अंदर क्या होगा, एडिपोज का क्या मतलब होता है एडिपोज का मतलब होता है फैट स्टोरिंग सेल्स, ठीक है। तो जो भी सेल्स जिनके अंदर फैट स्टोर होगी और उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, ये एक पूरा एक सेल दिखाया हुआ है आपको, और इसके अंदर एक फैट ड्रॉपलेट दिखाया हुआ है, ये बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब ये आपको अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर आपको फैट जमा हुआ दिखता है। जैसे हाँ, एकदम स्किन के नीचे तो फैट होता ही है, साथ ही साथ मतलब एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है, साथ ही साथ आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पर भी आपको ये वाले एडिपोज टिश्यू दिखेंगे, जैसे आपके लिवर पे, जैसे आपकी किडनी पे, है ना। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इट सर्व एज ए फैट रिजर्वियर, इसके अंदर फैट स्टोर रहता है। कीप विसरल ऑर्गन्स इन पोजीशन, और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको पोजीशन में रखने का काम करेगा। इट एक्ट एज इंसुलेटर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फैट, यानी कि ज्यादा सर्दी में गर्मी प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई? कौन? फैट। इट इज लोकेटेड बिलो द स्किन इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, समझ आया? स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में।
आगे चले देखें क्या लिखा हुआ है। आगे चलते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसी दिखती हैं, किस तरह काम कर रही हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। मसल्स किससे मिलके बनी होंगी, इलोंगेटेड यानी लंबे सेल से, ठीक है, कॉल्ड मसल फाइबर्स। और उन सेल्स को, जो वो इलोंगेटेड सेल्स है जिनसे मिलके मसल्स बनी हुई हैं या मसल टिश्यू बना है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मसल फाइबर। क्या बोलते हैं हम, मसल फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। देखो, हर टिश्यू का एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है। जैसे अगर एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम था, कनेक्टिविटी, हर ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से या हर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना। वैसे ही मसल्स का क्या काम होता है, मसल्स मदद करती है बॉडी की मूवमेंट में। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। एक सिंपल क्वेश्चन भी बन सकता है कि मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू। इट कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। मसल्स में या मसल टिश्यू में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये बात आप थोड़ा ध्यान से याद रख लेना। विच कॉज मूवमेंट, ठीक है, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट, मसल्स के मूवमेंट के लिए, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर रिलैक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिलैक्स हो गई। तो उस चीज में के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, या वो चीज कौन सा प्रोटीन करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं। सबसे पहले ध्यान से नाम देखो, स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल। अब परेशान नहीं होना है, ध्यान से समझना। स्केलेटल कैसे होंगे, जो बोन से, क्यों नाम उन्हें स्केलेटल दिया, क्योंकि आपकी जो एक बोन है ना, ये आपकी एक बोन है। अब जो भी मसल्स जो बोन से जुड़ी हुई होंगी, जो भी मसल जो बोन से, ये एक मसल है जो बोन से जुड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। अब स्ट्राइटेड क्यों बोला, क्योंकि पहली बात तो ये कैसी होती है, ऐसे लंबी लंबी बोन्स है, ठीक है, ये मसल्स हैं, ठीक है, ये लंबी लंबी मसल्स हैं। अब इसमें क्या है, जब हम इसको डाई करते हैं, मतलब जब हम इसको स्टेन करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कुछ बैंड्स नजर आते हैं, कुछ लाइट कलर के, फिर कुछ डार्क कलर के। ये लाइट वाले वो हैं जिन पे मैं ब्लू कलर से जो बीच में बैंड दिख रहे हैं वो लाइट कलर के, और जो रेड से बैंड दिख रहे हैं वो कैसे हो गए, डार्क कलर के। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरह के बेंड्स नजर आते हैं, इसीलिए इस पे अलग तरह की धारियां, स्ट्राइएशंस नजर आती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड बोलते हैं। अब देखो, अब जो हमारा हाथ है, मैं उसको इजीली मूव कर पा रही हूँ, है ना, मैं अपने पैर को बहुत इजीली मूव कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, और मैं चाहूँ तो मूवमेंट को रोक भी सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं वो कैसी हैं, मेरे कंट्रोल में है। तो जो मसल्स जब कंट्रोल में होती है तो उन्हें क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये बात याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो सेल्स होंगे स्केलेटल मसल के, उसमें बहुत सारे आपको इस तरह से न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, वहीं प्रेजेंट इन अवर लिम्स, मतलब हाथ और पैरों में प्रेजेंट होंगे। अनब्रांच्ड, यानी क्या आपको ये एक मसल बनाई मैंने, ये दूसरी मसल बनाई, क्या यहाँ पे कहीं भी ब्रांचिंग दिखी, नहीं दिखी, तो सिंपल अनब्रांच्ड है। स्ट्राइटेड, डार्क और लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट है। अच्छा, आगे चले, देखो यहाँ पे आपको किसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये वाला ऊपर वाला देखो, ये स्केलेटल मसल का है। किस में देखने को मिल रहा है, लिम्स में देखने को मिल रहा है। ये एक है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ आप ध्यान से देखोगे, ये एक है, सिलेंड्रिकल है, और यहाँ ब्लू ब्लू कलर से क्या दिखाए हुए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से हैं, जैसे कि अनस्ट्राइटेड, जहां पे वो धारियां धारियां सी नहीं है, ठीक है, ऐसे सीधा है, अनस्ट्राइटेड है। पर इसमें क्या खासियत है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, अनस्ट्राइटेड में हम बात कर रहे हैं आपके कार्डियक और स्मूथ मसल की। तो पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं स्मूथ मसल, ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं, स्मूथ मसल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्मूथ मसल, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल मतलब कुछ ऐसा इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब बीच से थोड़ा उभरा हुआ है और लास्ट में एंड में क्या है, टेपरिंग एंड्स हैं, ठीक है, कैसे है, टेपरिंग या पॉइंटेड एंड्स है, ठीक है, टेपरिंग एंड्स हैं, ठीक है, या पॉइंटेड एंड्स हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री है, यानी हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे अगर हमारी बॉडी में कहीं, जैसे स्टमक है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, या फिर हमारा जो लंग्स है, वो लंग्स क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम सांस ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारे कहने पे खाना पचना रुक जाएगा, नहीं, जो प्रोसेस है वो अपने आप होता जा रहा है। तो ऐसे ऑर्गन्स में जैसे स्टमक हो गया, जैसे आपके लंग्स हो गए, इन जगहों पे जो भी आपका क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, वो कैसी है, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। सिंगल है, कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि आइरिस ऑफ आई, आंख की आइरिस, आंख में जो मसल्स होती है, मैंने आपको बताया था उसका क्या नाम था, आइरिस मसल था। और यूट्रस की लाइनिंग में प्रेजेंट है, यूट्रस में प्रेजेंट है। अनब्रांच्ड है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक ये मसल आती हुई दिखा रखी है, फिर ये दूसरी वाली दिखा रखी है ना, वैसी है, ठीक है। टेपरिंग एंड्स है इनके, पॉइंटेड एंड्स है इनके, और एक एक न्यूक्लियस दिखा रखा है, यहाँ देखो एक एक न्यूक्लियस दिखा रखा है आपको, और ब्रांचिंग नहीं दिखाई हुई है। बीच वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं भी ब्रांचिंग दिखाई हुई है, नहीं दिखाई हुई है, देखो अलग अलग है सारे, है ना, तो ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, मैंने आपको, और कुछ टाइम बाद टायर्ड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, अनब्रांच्ड है। आगे अगर हम चले, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल कैसी होंगी, ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ब्रांच्ड है, ये देखो एक ये है मसल, फिर इसी में क्या है, एक ब्रांच उगी हुई है, ध्यान से देखो, दूसरे कलर से मैं बनाती हूँ, फिर यहाँ पे देखो ये ब्रांच दिख रही है आपको, एक ये ब्रांच है, फिर यहाँ से ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है, इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। सिंगल इनवॉलेंट्री दिल में प्रेजेंट है, ठीक है, दिल में प्रेजेंट होती हैं। तो आपका जो दिल है उसमें जो मसल प्रेजेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन सी है, कार्डियक मसल है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। कभी थकता है क्या आपका दिल, नहीं थकता, कंटिन्यूसली धड़कता ही रहता है ना, हमेशा, चाहे आप सो भी रहे हो तब भी। तो नेवर टायर्ड, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, मतलब हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होता जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझे। आगे चले, आगे चले, ये देखो एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, इससे पहले एक इमेज थी हमारे पास, ये देखो, ये आपके इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल, ठीक है, जो मैंने बताया अभी, और कार्डियक मसल कहाँ पे, आपके दिल में प्रेजेंट है, ठीक है, देख लिया आपने। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका आज की क्लास का, विच इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है, सिग्नल्स को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसा आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारे हाथ एकदम पीछे जाता है, वो किस वजह से, क्योंकि हमारे हाथ में से कुछ सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, आपके ब्रेन तक गया, और ब्रेन को पता चला कि ये गर्म चीज है, ये डेंजरस चीज है, आपने हाथ पीछे खींचा। तो ये सिग्नल ले जाने का काम कौन से सेल्स कर रहे हैं, वो इसी नर्वस टिश्यू के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और उन सेल्स का नाम क्या है, नाम है न्यूरॉन्स, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलाई, जब मैंने गर्म चीज को छुआ तो एक सिग्नल मिला, तो उसे स्टिमुलाई नाम दिया, और फिर उसे ट्रांसमिट किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टिश्यू टू अदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। द सेल्स दैट कंस्टिट्यूट नर्वस टिश्यू, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन सेल से मिलकर नर्वस टिश्यू बना है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड बने हुए हैं, और ये बहुत तेजी से सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन पता है आपको, एक उसमें से एक नस जा रही है बीच में, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और नर्व्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका नर्वस टिश्यू। मतलब नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं है, सिर्फ
नर्व सेल नहीं है, उसके अलावा ब्रेन भी आता है, उसके अलावा आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आता है और पूरा नर्व्स जो है वो भी आती हैं, सब मिलके क्या बनाते हैं, आपके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। आगे चले, ये देखो, ये आपको एक न्यूरॉन जो यूनिट है नर्व टिश्यू का, मतलब नर्व टिश्यू कई सारे इस तरह के स्ट्रक्चर, एक ये हो गया, इसके आगे एक और, इसके आगे एक और, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर से मिलके बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक न्यूरॉन का हेड है या स्टार्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उतने में ही दूसरे न्यूरॉन की यहाँ से एंडिंग हो रही होगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आपको दूसरा न्यूरॉन दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे छोड़ दिया गया इस न्यूरॉन के द्वारा, फिर इस दूसरे न्यूरॉन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इस तरह से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा, ये गोल वाला, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल बॉडी बोल रहे हैं। सेल बॉडी में क्या है, बीचों बीच एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो साइड में ऐसे ब्रांचेस जैसे आपको अपीयर हो रहे हैं, जैसे जो मैं बना रही हूँ, ये क्या है आपके, इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है, समझ आया, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे से बाहर को निकले हुए होते हैं। वहीं यहाँ पे एक लंबा सा धागा जा रहा होगा, जिसे हमने क्या बोला, एक्सॉन बोला, ठीक है, एक्सॉन बोला। और लास्ट में क्या है, नर्व एंडिंग या न्यूरॉन की एंडिंग। इतनी बात समझ आई आपको, क्या क्या चीजें मैंने बताई। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो, आपको यहाँ पे वही सेल बॉडी क्या है, ये ब्रॉड रीजन है, न्यूक्लिएटेड पार्ट है न्यूरॉन का। वही एक्सॉन एक सिंगल लॉन्ग फाइबर जैसा है, एक्सटेंड हो रखा है, ठीक है, जो इंपल्स को या सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट ब्रांचेस हैं फाइबर्स की, न्यूरॉन्स के, जो नर्व सिग्नल को इंपल्स को रिसीव करती हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे सिग्नल बाहर निकल गया, तो रिसीव किसने किया, ये आपके जो डेंड्राइट्स है, इन्होंने तो रिसीव किया, इन्होंने तो रिसीव किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, ठीक है। और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट भी है नोट से लेके या फिर क्वेश्चंस की या फिर कुछ और चीज़ों की, तो भी आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।